Kashyap, can you hear me? Everyone, can you hear me? मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, कैन यू हेयर मी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तफसीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए प्लीज़। ओके, तो कशिश, जो आपका राइटिंग कंट्रोल है ना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है? मुझे एक दफ़ा प्लीज़ बताइए, कैन यू हेयर मी? ओके, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 3। आई एम रूसा आमिर and I have done my computer engineering from Sir Syed University of Engineering and Technology, and I am a teacher from Smart Pivot Learning. I hope you can hear me clearly. So, कल तक के लेक्चर तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर थी। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ। टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ रिपल टैंक। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सब मैं भी आपको डिटेल में बताती हूँ। अगर आप लोग एक दफ़ा प्लीज़ मुझे बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है चैट बॉक्स में टाइप करके, तो मैं फिर अपना लेक्चर ज़रा स्टार्ट कर दूँ। तफसीर, कशफ, कशफ, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपके एंड पर ना कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक आप आप किस चीज़ से लॉगिन हैं? आप या तो दोबारा ज्वाइन करें क्लास, क्योंकि आपका जो राइटिंग कंट्रोल है, देयर इज सम इशू ऑन योर हैंड। सही। ओके, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बार बार कहा था उसको घर जा, मतलब बाद में क्लास के बाद उसको अपने घर पे दोबारा ज़रूर थॉरली पढ़िएगा। ये थ्योरी के हिसाब से बहुत, आपके पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हर तरह। उसको टाइम पीरियड हमने देखा था, उसका मैं आपको एक शॉर्ट सा रिव्यू अभी दे दूँगी, ताकि जिसका मिस हो गया था कल की क्लास। वैसे लेक्चर अपलोड हो गया, मैंने स्लाइड्स अपलोड कर दी थी। फिर मैंने आपके लिए एक टेस्ट अपलोड किया था, क्विज अपलोड किया था। होपफुली वो भी आप सबने देखा होगा। सही, देखा ही नहीं होगा बल्कि अटेम्प्ट किया होगा, और बिल्कुल भी गूगल करने की कोशिश नहीं की होगी। और मैंने कल जब नोट्स अपलोड किए थे, तो उसमें हमारी जो लास्ट स्लाइड थी, जो लास्ट पेज था, उस पर मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे।
है। और मैंने खास कहा था उसको गूगल करके आंसर ना कीजिएगा, उसको सोचिएगा कि उन मतलब 4 कंडीशंस दी थी, जिस तरह हनी बी की और लीफ की मूवमेंट थी, और उनके मोशन को ऑब्जर्व करते हुए आपको बताना था कि ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, आया ये इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसका आंसर भी मैं आज एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे देंगे। अगर नहीं आता मैं आपको ज़रूर उसका आंसर बताऊंगी, लेकिन पहले मैं ज़रा आप लोगों से पूछना चाहूँगी। अच्छा, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको कहीं भी कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको लगे कि मैं बहुत तेज़ जा रही हूँ तो you can ask anything freely. Just write your questions in chat box. I will surely answer you. सही। तो हमारा आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 3। दिस इज द टॉपिक रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है, ये कौन सी डिवाइस है, क्या काम करती है, ये सारी चीज़ें हम आज thoroughly पढ़ेंगे, देखेंगे। इस पिक्चर से भी कुछ स्लाइड्स हैं, बिल्कुल भी कुछ कॉपी नहीं कीजिएगा, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन द एंड ऑफ क्लास। और जो एमसीक्यूज मैं अपलोड करती हूँ डेली, उसको प्लीज़ अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तफसीर तफसीर प्लीज़ आप स्लाइड्स को ना मूव किया करें, प्लीज़ प्लीज़। ओके। ओके, सही। और ओके, तो कल हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, और आज हम पढ़ रहे हैं रिपल टैंक। ये क्या करता है, ये कौन सी डिवाइस है, सही, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे रिपल टैंक के अंदर। सबसे पहले व्हाट इज रिपल टैंक, ये क्या करता है। व्हाट इज रिपल टैंक? रिपल टैंक अ डिवाइस टू जनरेट, क्या करती है रिपल टैंक हमारे पास? दिस इज अ डिवाइस टू जनरेट वेव्स। सही है, इसमें कैसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं हम ये देखेंगे। सही। और इसके अलावा ये हमें किस चीज़ में हेल्प आउट करता है, जो वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम उसको इसमें स्टडी करेंगे। ये हमें हेल्प आउट करता है किन दो चीज़ों में, एक तो हम इसमें वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, और दूसरा इसकी मदद से हम वेव्स जनरेट करते हैं। और कौन सी वेव्स जनरेट करते हैं? वाटर वेव्स जनरेट करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है कि व्हाट इज रिपल टैंक? रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू जनरेट वाटर वेव्स। सही है, इसके अंदर कौन सी टाइप की वेव्स जनरेट होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, अभी हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा। सही है, अब हम इसमें इसके 4 फिनोमेनास को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन को। सही, देन हम इसमें पढ़ेंगे वेव की एक करेक्टरिस्टिक, सबसे पहले रिफ्लेक्शन को, देन सेकंड करेक्टरिस्टिक रिफ्रैक्शन को, एंड देन वी विल स्टडी तफसीर। प्लीज़ बोर्ड को आप नहीं करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
तफसीर काइंडली प्लीज़ आप बोर्ड ओ बिल्कुल अब नहीं करें, सही है। मुझे अगेन अब टाइप करना पड़ेगा, बोर्ड को क्लोज नहीं करें आप लोग प्लीज़। ये स्लाइड्स मैं आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग आराम से इसको देखिएगा, पढ़िएगा। इसमें कोई असल बात है आप लोग समझें सुने, जब आप कोई चीज़ समझ लेंगे ना तो सिर्फ उस बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट ही करना है, वो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है ना। मतलब इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, अगर आपको बात समझ आई होगी ना आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख देंगे। जो चेकर है ना एग्जाम का, उसको बेसिकली ये देखना है कि आपने क्या मटेरियल लिखा है, उसको ये नहीं है कि आपने कौन से नोट्स लिए और जी आपने किस तरह लिखा है, मतलब कितनी अच्छी आपने उसके अंदर ग्रामर यूज की है। मतलब उसको ये चीज समझ आनी चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। सही। अब मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, एक डिवाइस होती है विच इज यूज टू जनरेट वाटर वेव्स। सही है। और ये किस चीज में हमें हेल्प आउट करती है, इस तफसीर प्लीज आप बोर्ड को, तफसीर प्लीज डू नॉट ऑपरेट बोर्ड, you gain cancel everything। सही। रिपल टैंक हमारे पास क्या करता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू जनरेट वाटर वेव्स, राइट। सेकंड, ये हमें किस चीज में हेल्प आउट करता है, इट हेल्प अस इन स्टडिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वेव्स की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को ये हमें बताता है, रिफ्लेक्शन। इसमें हम देखेंगे कि जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके अंदर क्या रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आकर हो रहा है। फिर हम देखेंगे इसमें सेकंड करेक्टरिस्टिक रिफ्रैक्शन। देन हम देखेंगे डाइफ्रैक्शन। अब हम देखेंगे और देखेंगे कि इन तीनों फिनोमेनास की जो कंडीशंस हैं उसको आया ये रिपल टैंक से सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ हम देखेंगे इस कंस्ट्रक्शन को, सही, कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। पहली चीज क्लियर, व्हाट इज रिपल टैंक। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जो जनरेट कर रही है वाटर वेव्स को। सेकंड, सबसे पहले जाएंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब मैं अगेन स्लाइड्स अपलोड करती हूँ ताकि मैं पहले आपको रिपल टैंक की एक पिक्चर दिखा सकूँ कि बेसिकली ये कैसा होता है, कैसा नज़र आता है। जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को मैं आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। अच्छा है, मैंने ये देखिए आगे फर्दर स्लाइड्स में जो है वो मैंने लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया है। तो अभी आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि स्लाइड्स कंस्ट्रक्शन में सिर्फ बता रही हैं और हम लिखेंगे कैसे कब करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। आपके अंदर कंटेंट टाइप कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था ना कि रिपल टैंक हम पढ़ेंगे डिवाइस टू जनरेट वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सही। एंड सेकंड इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। सॉरी यहाँ पे जरा मिस्टेक है, यहाँ पे डबल एफ आना था, मैं इसको फिर सही करके अपलोड करूंगी। सही। अब सबसे पहले हम आते हैं रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन की तरफ, कि कैसे रिपल टैंक को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है। तो किस तरह इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, देखें। एक ट्रे है, सबसे पहले एक ट्रे समझे, एक ग्लास की ट्रे होती है ये, एक ग्लास की ट्रे होती है और उसमें हम पानी भरते हैं, लेकिन बहुत शैलो पानी भरते हैं। आप समझे सिर्फ इतना पानी भरा जाएगा कि वो थोड़ी सी गीली सी हो जाए। सही है। बहुत ज्यादा उसके अंदर पानी नहीं भरा जाता। ये आपको रेक्टेंगुलर एक ट्रे नजर आ रही होगी ब्लू कलर की, इस ब्लू में जो है पानी को शो किया गया है ब्लू कलर से। सही है। एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है जिसमें हम शैलो पानी भर देते हैं। सही है। उसके बाद आपको ये जहाँ पे ऑस्किलेटिंग पैड से हमने मेंशन किया हुआ है ना, एक वुडन एक ब्लॉक्स है, एक ये वुडन ब्लॉक लगाया जाता है। सही। और उसके ऊपर मोटर को अटैच किया जाता है। सही है।
ये मोटर जो होती है ये पीछे एक पावर सप्लाई से अटैच है, क्योंकि मोटर ही होगी। जब हम मोटर को रन करेंगे या उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो जो है पानी में वेव्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी। ये उसकी वाइब्रेशन की वजह से पानी के अंदर वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जो मोटर है और ये जो वुडन ब्लॉक हमारे पास रखा हुआ है, ये पूरा बेसिकली ये हमारे पास क्या कहला रहा होता है, ऑस्किलेटिंग पेडल कहला रहा होता है। ऑस्किलेटिंग पेडल क्यों कहला रहा होता है, क्योंकि इस पेडल की मदद से क्या ऑस्किलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं पानी में। सही है, किस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी अभी हम देखेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। अब क्या होता है, ऊपर एक लैंप लगाया गया है इसमें, आप टॉप पर देख रहे होंगे एक बल्ब, एक लैंप अटैच किया जाता है ताकि हमें क्लियरली जो वेव्स पैटर्न क्रिएट को हम देख सकें। सही। अच्छा, ये जो ऑस्किलेटिंग पैडल जब यह पानी के ऊपर रखा जाता है तो इसको करीब रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि पानी के अंदर और ऑस्किलेटिंग पैडल के अंदर जो होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। सही। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने के लिए होती है वो ये कि ये जो जहाँ पानी होता है और ये साइड की जो आपको वॉल्स नजर आ रही है ना, ट्रे की जो वॉल्स नजर आ रही है बेसिकली, तो पानी और उन वॉल्स के अंदर ऐसा नहीं होगा कि वो वॉल्स बहुत छोटी होंगी। 1/2 मीटर का डिस्टेंस होता है पानी और उन ट्रे के अंदर। सही। अब दोबारा से एक दफा करते हैं कंस्ट्रक्शन, और जो बात समझ में नहीं आ रही हो मुझसे प्लीज क्वेश्चन में टाइप करके पूछ लें। इसकी कंस्ट्रक्शन आपको समझ आएगी तो फिर आगे की इसकी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वो समझ आएंगी। सही। किस तरह है इसकी कंस्ट्रक्शन, एक रेक्टेंगुलर ट्रे हमने ली, ग्लास की ट्रे ली। सही है, और उस पे हमने कोई बॉर्डर अटैच किया हुआ है। सही। उस ट्रे के अंदर हमने क्या किया, पानी भरना है, शैलो पानी भरना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं भरना है। और उस पानी के ऊपर हमने एक वुडन, आप समझे एक वुडन ब्लॉक्स है, उसको हमने एक लकड़ी सी है, हमने उसके ऊपर उसको रखा। और उसके ऊपर फिर हमारी एक मोटर अटैच है। वो मोटर क्या काम करेगी, वो मोटर जो है वो वेव्स जनरेट करवाएगी वाइब्रेशन से। ये जो मोटर और जो हमारे पास ये वुडन ब्लॉक है, ये दोनों चीजें क्या कहलाती हैं, ऑस्किलेशन ऑस्किलेटिंग पेडल कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये ऑस्किलेशंस को प्रोड्यूस करता है। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, पानी के अंदर वेव्स जनरेट होती हैं। दूसरी बात ये कि जो ऑस्किलेटिंग पेडल होगा हमारा और पानी होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं होगा। सही है, वो एक दूसरे के काफी करीब करीब होंगे। सही। सेकंड, हमने जो मोटर है फिर हमने उसको एक पावर सप्लाई से अटैच कर दिया, क्योंकि मोटर को चलने के लिए जो है पावर सप्लाई की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। जब मोटर चलेगी तो ऑस्किलेशंस प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और फिर हमने ऊपर एक लैंप अटैच किया ताकि जब वेव्स जनरेट हों तो हम उनके पैटर्न्स को क्लियरली देख सकें। सही। यहाँ तक बात बहुत क्लियर हो गई। सेकंड, हम अब आगे चलते हैं किस प्रोसेस पे। अब क्या हुआ, चलें पहले मैं आपको ये बताती हूँ। जब इस वक्त हमने पावर सप्लाई अब ऑन कर दी, सही है, मोटर ने ऑस्किलेशंस प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए, मोटर स्टार्ट हुई। सही। और उससे क्या हुआ, वाइब्रेशन हुई, और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, पानी के अंदर वेव्स जनरेट हो गई। कैसे जनरेट हो गई वेव्स, हमें किस तरह की वेव्स नजर आई। एक आप ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा डार्क और लाइट स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस हैं। सही है, अगर आपके पास आपकी बुक है तो आप उसके अंदर भी देख सकते हैं कि ये फिगर जो 10.12 है इसके अंदर ये वेव्स जनरेट हुई हैं। सही है। किस तरह वेव्स जनरेट हुई हैं, एक लाइट लाइन है, एक ब्राइट लाइन है, एक डार्क लाइन है, एक ब्राइट लाइन है, एक डार्क लाइन है। सही है। इस तरह ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट की जो है वो वेव्स प्रोड्यूस हो गई, एक पैटर्न सा प्रोड्यूस हो गया, ये प्लेन वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। अब प्लेन वेव्स क्यों प्रोड्यूस हुई हैं, क्योंकि जो मोटर और पानी के दरमियान हमने डिस्टेंस था ना वो बहुत कम रखा था, और वो हमने इसी वजह से कम रखा था ताकि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन ना हो, और ये एक प्लेन वेव्स का हमें पैटर्न मिल गया है। सही। अगर हम मोटर और पानी के अंदर ज्यादा डिस्टेंस रखते तो फिर हमारे पास कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती, ज्यादा वेवलेंथ की हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि वाइब्रेशन ज्यादा होती है तो हमारे पास एक अप डाउन जो
पैटर्न होता है वेव का टिपिकल, एक हमारे पास उस तरह की वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे प्लेन वेव्स क्यों क्रिएट हो रही हैं या जनरेट हो रही हैं? क्योंकि हमारा जो ऑस्किलेशन पेडल है और पानी है उसके दरमियान डिस्टेंस कम है। अब ये प्लेन वेव्स हमारे पास जनरेट हुई हैं, और ये जो ग्लास है ना, जिस तक हम ऊपर लैंप को ऑन करेंगे अपने, तो ग्लास, क्योंकि ग्लास की ट्रे है, तो नीचे हमारे पास आप देखिए एक रेड एरो से पैटर्न नीचे शो किया हुआ है, वेव पैटर्न ऑन अ व्यूइंग स्क्रीन और टेबल। सही है। तो नीचे जो है, जो सरफेस होगी, चाहे जमीन है या कोई टेबल है, वहां पे ये जो पैटर्न है ना, उसका एक शेडो सा बन जाएगा, जिसमें हमें बहुत क्लियरली वेव्स का पैटर्न नजर आ रहा होगा कि एक लाइन जो है वो डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क है, एक लाइट है। सही है। यानी ये जो डार्क और लाइट पैटर्न्स हैं, ये किसको शो कर रहे हैं? हमारे पास वेव के क्रेस्ट को और ट्रफ को शो कर रहे हैं। सही है। जो इसका ब्राइट पार्ट है वेव का, प्लेन वेव का, ये शो कर रहे हैं हमारे पास क्रेस्ट को, और जो डार्क पार्ट है वो हमारे पास शो कर रहा है ट्रफ को। सही। अब हम इसके अंदर एप्लीकेशंस करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करेंगे कि आया ये जो वेव्स हैं इसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, डायफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ तक अगर आप सबको बात क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें प्लीज। कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई है? सही। यहाँ तक बात क्लियर है? प्लेन वेव्स क्यों जनरेट हुई ये बात समझ आ गई। उसका क्या रीजन था कि हमारे पास डिस्टेंस बहुत कम था ऑस्किलेटिंग पेडल और पानी के अंदर, इसलिए प्लेन वेव्स जनरेट हुई। वेव्स जनरेट हो रही हैं, प्लेन वेव्स जनरेट हो रही हैं, ब्राइट लाइंस और डार्क लाइंस का एक पैटर्न क्रिएट हो गया है। डार्क और लाइट जो पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि जो ब्राइट पार्ट होता है ना अकबर वेव्स का, वो हमेशा क्रस्ट को शो कर रहा होता है, और जो डार्क पोर्शन होता है वो हमेशा ट्रफ को शो कर रहा होता है। यानी जो अपर पार्ट होता है वो बेसिकली क्रस्ट होता है। ओहो, ये प्लीज इनको सही। और जो डार्क पार्ट होता है वो क्रेस्ट को शो, सॉरी, ट्रफ को शो कर रहा होता है। सही है। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन इसकी क्लियर है? ये डायग्राम भी बनाने के लिए अगर हो तो ये बहुत इजीली डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसी कोई बहुत प्यारी सी हो, लेकिन ये बात अगर कंस्ट्रक्शन दिमाग में क्लियर होगी ना, तो एक रेक्टेंगुलर ट्रे बनानी है, ऑस्किलेटिंग पैडल बनाना है, मोटर है, एक लैंप है, पावर सप्लाई है, ठीक है, और नीचे एक शेडो सा ये शो हो रहा है, तो ये बहुत ईजी सी इसकी डायग्राम है। इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे फिर आगे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। एक बार आप कल की क्लास में नहीं आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा, उसका लेक्चर आप ज़रूर सुन लीजिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये आपके एग्जाम्स के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगेन अगर कोई बात आपको समझ नहीं आएगी तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे। लेक्चर अपलोड हो गया होगा, मैंने स्लाइड्स भी अपलोड कर दी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो आप प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ओके अब हम सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी देखने जा रहे हैं, विच इज रिफ्लेक्शन। स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ वी हैव रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे इसके अंदर? रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होती है? कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, हम दीवार पे सपोज बॉल मारते हैं और वो बॉल हमारे पास वापस आती है, वो बेसिकली क्या रिफ्लेक्शन होती है। इसी तरह जो रिफ्लेक्शन होती है ना, ये वेव्स के अंदर भी होती है। सही है। यानी कोई लाइट वेव अगर आप सपोज ले लें, सही है, वो किस तरह रिफ्लेक्ट करती है? जिस तरह कोई सनलाइट है वो आकर किसी दीवार से टकरा रहा है, बाद वो नीचे मूव करके मतलब वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, वो दोबारा वापस आ रही है, तो जी ये फिनोमेना होता है ना, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। जैसे आपने वो देखा होगा, वो अक्सर वो हम कभी धूप में हो सनलाइट के अंदर ना, तो हमारे पास कोई मिरर हो या हमने कोई घड़ी पहनी हो, तो क्या होता है वो जो सन रेज, जो लाइट वेव्स होती हैं, वो आके क्या सनलाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, और दीवार पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करके उसका एक उसी साइज का एक क्या कहेंगे
लाइट से एक शेडो टाइप का बन रहा होता है, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन हो रही होती है, सही है। अब हमने इसके अंदर भी देखना है, वाटर वेव्स में भी रिफ्लेक्शन होती है, लाइट वेव्स में भी रिफ्लेक्शन होती है। अब हमने देखना है कि जो यहाँ पर हमारे पास प्लेन वेव्स जनरेट हो रही हैं, उनके अंदर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब वही कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसके अंदर कोई ऐसी नई बात नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। रिफ्लेक्शन हम देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन इसमें कैसे होती है। waves can be reflected using pieces of straight or bent metal strip. Place a metal strip in the water and send a few waves toward it. You should clearly see the waves reflect off the strip, obeying the law of reflection. If you insert a concave strip and send a few waves towards the waves that are reflected should converge a specific focal point in same wave as a behaves in a सोलर फर्नेस। ओके, यहाँ पर जो हमने रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करना है ना, उसके लिए हमें क्या करना है कि हम एक कोई भी मटीरियल, कोई भी पीस जो है मेटल का, वो हम प्लेस कर देंगे पानी के आगे एक पोजीशन पर, ऑस्किलेटिंग पेडल से थोड़ा आगे जहाँ वेव्स जनरेट हो रही हैं, पैटर्न बन रहा है, वहां पे हम एक जगह जो है हमें एक मेटल का पीस रखना पड़ेगा, ताकि जो पानी की जो वेव्स बनकर आ रही हैं, जो वाटर वेव्स बनकर आ रही हैं, पानी की मॉलिक्यूल्स हैं, वो आकर उस मेटल पीस से टकराएं। सही, जब वो टकराएं तो हमें पता चलेगा कि फिर ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना। सही, अब आप देखेंगे रेड से जो है ना, ये यहाँ पर वाटर वेव्स शो हुई है, सही है, ये आ रही हैं पानी की इन वेव्स जनरेट हो रही हैं वो। अब क्या हो रहा है, हमने आगे एक क्या किया, बैरियर लगा दिया, कोई भी एक बैरियर लगा दिया, ये जो ब्लैक लाइन है, ये बैरियर को, जैसे ही हमने बैरियर लगाया तो हमने क्या देखा कि जो वेव्स हैं उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। अब हमें कैसे पता चला कि उन्होंने रिफ्लेक्ट किया, इसके अंदर दो चीजें होती हैं रिफ्लेक्शन के अंदर। एक तो ये कि जो जिस वक्त वेव जाके किसी सरफेस से टकराई है या जो भी बैरियर है, वहां पर हम एक नॉर्मल को ड्रॉ कर देते हैं, सही है। जो वेव्स जा रही होती हैं वो भी वहां पर फिर एक एंगल बना रही होती हैं, और जो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं वो भी एक एंगल बना रही होती हैं। तो जो एंगल, जो वेव्स जाके टकरा रही होती हैं, वो कौन सा एंगल बना रही होती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और जो रिफ्लेक्ट बैक के बाद एंगल बन रहा होता है वेव्स में, वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई होना जरूरी है वो कौन सी है, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, और सेकंड ये कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। अब मीडियम कौन सा है, कोई ना कोई मीडियम है ना जिसमें वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मीडियम है, पानी। पानी हमारे पास मीडियम है जिसमें वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, तो वो मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, सही। तो ये बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई होना जरूरी होती हैं। The water waves will reflect from the barrier. If the barrier is placed at an angle to the wavefront, the reflected waves can be seen to obey the law of reflection. सही, अब ये देखें, ये वेव्स पानी के अंदर आ रही थी, जैसे ही हमने उसमें बैरियर को प्लेस किया, उन वेव्स में हमने देखा कि उन्होंने रिफ्लेक्ट बैक किया, हमने उनके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, सही है। अच्छा, ये डायग्राम जो है इसमें ज्यादा ना लेबलिंग नहीं हुई हुई, आपकी जो बुक में फिगर दी हुई है ना, फिगर 10.3, उसके अंदर आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इन्होंने मतलब बताया हुआ है। जब नॉर्मल ड्रॉ किया है बैरियर और रेस के साथ, तो उसमें हमें ये बताया हुआ है। ये मैंने इसमें यहाँ पे वैसे ड्रॉ किया है, ये जो बारीक सी लाइंस है ना, ये जो एक ब्लैक लाइन आपको रेड एरो के साथ नजर आ रही है, एक तो ये बैरियर है, उसके अलावा एक ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने। तो ये जो नॉर्मल है ना, बेसिकली ये हमने ड्रॉ किया एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए, और सेकंड पिक्चर में भी हमने वो नॉर्मल ड्रॉ किया है, उससे हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता चलेगा। तो जब इनको मेजर किया गया तो हमें पता चला कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था वो किसके इक्वल था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल था, जिसने किस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, रिफ्लेक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई किया। और सेकंड कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, कि उसने अपना मीडियम चेंज नहीं किया, यानी वो
आप ये देखिए वेव्स जैसे ही रिफ्लेक्ट हुई वो वहीं से डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो गई, यानी उन्होंने अपना पैटर्न चेंज करना थोड़ा सा शुरू कर दिया, सही है, यानी वो वहीं पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो उनका मीडियम चेंज नहीं हुआ। इससे हमें क्या पता चला कि रिपल टैंक के अंदर जो वेव्स बन रही थी उन्होंने रिफ्लेक्शन को परफॉर्म किया। जब उन प्लेन वेव्स में हमने एक बैरियर लगाया ये चेक करने के लिए कि आया वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं या नहीं, तो हमने देखा कि वो वेव्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन की जो आपकी बुक में गिवन है और बहुत सिंपल है। इसमें वो दोनों कंडीशंस बताई गई हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो, और सेकंड जो वेव्स आ रही हैं मीडियम पर वो दोबारा अपने फर्स्ट मीडियम में वापस आए, यानी वो अपना मीडियम चेंज ना करें। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इससे हमें पता चला कि रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो अकर हो रहा है। सो तफसीर इज आस्किंग अबाउट अकबर, मे बी उनके कुछ इंटरनेट जो अच्छा यहाँ तक बात क्लियर है आपको, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कैसे हो रहा है वो बात आपको क्लियर है, सही। अब हम इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएंगे विच इज रिफ्रैक्शन, सही। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस अकर हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन क्या होती है बेसिकली, रिफ्रैक्शन ये होती है कि अगर कोई इसकी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे ना, बेसिकली व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम, ठीक है, एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस। बेसिकली क्या होता है, जिस तरह आप सपोज करें कि हमारे पास जो विंडोज होती हैं ग्लास विंडोज होती हैं, सही है, तो ग्लास विंडोज हम लगा अपने हमारे जिस तरह घर में लगी होती हैं और आप समझिए उनके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, तो वो जो सनलाइट जैसे ही सनलाइट जो है वो ग्लास विंडो के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी रूम में, सही है। तो ये बेसिकली क्या चीज होती है, ये होती है रिफ्रैक्शन, सही। फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, take a relatively thick piece of glass or transparent plastic and place it in the path of the plane waves, सही। The glass should still be covered with water, enabling waves to travel over the top of it because the speed of the wave depends upon the depth of the water. This shallow area slow down the waves. If the piece of glass is placed at an angle to the oncoming waves, refraction will take place. You should be able to see bend in the plane wave just where the glass is placed. अब इसमें ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि हमने क्या किया, हमारे पास प्लेन वेव्स जनरेट हो रही थी, पानी था, हमने क्या किया कि हमने एक ट्रांसपेरेंट कोई प्लास्टिक या ग्लास का एक पीस, अब वो पीस हमने किस तरह आगे प्लेस करना है कि वो पानी के अंदर डिप रहे, यानी थोड़ी सी पानी की लेयर ना उसके ऊपर से क्रॉस करे। सपोज अगर आप देखें आपके पास कोई चीज है और मैं कहूँ पानी में डिप करो, इस तरह डिप करो कि थोड़ी सी चीज उसके ऊपर, थोड़ा सा ना पानी उसके ऊपर से गुजर होगा। इसमें हमें क्या चीज पता चलेगी, ये हम रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, सही। अब क्या हुआ आप ये देखें, एक हमारे पास डीप वाटर है, एक शैलो वाटर है, पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, हमने यहाँ पर एक बैरियर प्लेस कर दिया, तो अब क्या हुआ कि जो वेव्स थी डीप वाटर के अंदर बन रही थी उनकी वेवलेंथ क्या थी, ज्यादा थी, सही है। जैसे ही सपोज हमने वो प्लेस एक वुड, सपोज एक ग्लास हमने प्लेस कर दिया, उस ग्लास के ऊपर पानी जो था बहुत थोड़ा थोड़ा था, उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब थे पानी के, सही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो वेव थी वो बहुत स्मॉल वेवलेंथ की बन रही थी, सही है। क्यों बन रही थी, क्योंकि पानी कम था, जितना ज्यादा पानी था जिस जगह जितना डीप था उतनी ज्यादा वहां पे जो वेव्स क्रिएट हो रही थी उनकी वेवलेंथ ज्यादा थी।
बड़ी वेव्स बन रही थी। और जैसे ही शैलो वाटर में गए तो क्या हुआ कि वेव्स जो हैं वो कम बनना शुरू हो गई, क्योंकि जितनी पानी की डेप्थ थी, पानी क्योंकि शैलो था यानी कम था, उतनी ही उसमें वेव्स क्रिएट हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, हल्की हल्की सी। सही, यानी बहुत हल्के हल्के से कर्व्स बढ़ रहे थे। ओके, नाउ अब जब वाटर वेव्स आ रही हैं, कंटिन्यूअसली आ रही हैं, हमें क्या पता चल रहा है कि एक जगह डीप वाटर है, हमने एक ग्लास प्लेस कर दिया और ग्लास के ऊपर जो पानी है उसमें बहुत छोटी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं या जनरेट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहां पर हमारे पास पानी की डेप्थ कम है, मॉलिक्यूल करीब करीब हैं और बहुत स्मॉल क्रेस्ट और ट्रफ मतलब बन रहे हैं, जिसकी वजह से वेवलेंथ कम है और स्मॉल वेव्स जनरेट हो रही हैं। और जो डीप वाटर है वहां पे हमारे पास लार्ज बड़ी वेव्स, बड़ी वेवलेंथ की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, बिकॉज द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर। यही बात जैसे मैंने आपको बताई कि जितनी वाटर की डेप्थ होगी उतनी ज़्यादा स्पीड भी होगी वेव की और वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी। शेलो वाटर ने क्या किया कि वेव्स को स्लो डाउन कर दिया। इफ द पीस ऑफ ग्लास इज प्लेस्ड इन एन एंगल, अच्छा अब आप देखिए कुछ ना कोई एज होगा यानी कोई कॉर्नर होगा उस ग्लास का जो हमने पानी के अंदर प्लेस किया है। जैसे ही जो वेव्स आ रही हैं, सही है, और वो उससे टकराना स्टार्ट करती हैं, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये यहाँ पर ये वेव्स आ रही है, यानी ये जो एज है ना, ये जो एज बना हुआ है बिल्कुल हमारे पास, इससे क्या होगा, ये जो एज बना हुआ है यहाँ पर से वेव्स क्या होंगी, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस शो करेंगी। किस तरह शो करेंगी कि यहाँ पर आके वेव्स जो है वो बेंट होना शुरू हो जाएंगी। बेंट होना शुरू होंगी तो वो किस प्रोसेस को शो कर रही होंगी, रिफ्रैक्शन को। और वो क्या कर रही होंगी, अपना मीडियम चेंज कर रही होंगी। पहले उनका मीडियम क्या था, डीप वाटर, और अब वो शैलो वाटर में मूव कर रही है। इसका क्या मतलब है कि वो अपना मीडियम चेंज कर रही हैं, यानी वो रिफ्रैक्शन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही हैं। बात समझ आई? क्या हो रहा है, हमने एक ग्लास का पीस पानी के अंदर प्लेस कर दिया, इस तरह प्लेस कर दिया कि थोड़ा सा पानी उसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है। सही। अब क्या हुआ कि जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी डीप वाटर में, उनकी वेवलेंथ ज्यादा थी, और जो उस ग्लास के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी उनकी स्पीड भी कम थी और उनकी वेवलेंथ भी कम थी। और वो जो बिल्कुल एज था, जैसे मैंने अभी आपको ये ब्लू लाइन से ड्रॉ करके दिखाया कि सपोज ये एज तक क्या हुआ, वेव्स आ रही हैं, वेव्स आई हैं और इस एज पर आकर उन्होंने क्या किया, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस अकर हुआ, यानी वेव्स ने अपने एंगल को चेंज किया और वो दूसरे मीडियम में एंटर हो गई। इससे क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना था वो हमने देखा कि वो यहाँ पर अकर हो गया है। सही है। जो प्लेन वेव्स के अंदर जो बेंट आया था उसने हमें बताया कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो गया है और मीडियम कैसे चेंज हो गया कि डीप वाटर से वो शैलो वाटर के अंदर चले गए। सही है। ग्रेटर वेवलेंथ से स्मॉलर वेवलेंथ और कैसे हो गई, वो बेंड हो गई। यहाँ तक बात समझ आई? कोई बात ना समझ आए, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आज जितनी दफा आप पूछना चाह रहे हैं आप उतनी दफा पूछें, आई विल श्योरली आंसर यू। सही। ओके, नाउ हमारा जो लास्ट फिनोमेना है वो है डाइफ्रैक्शन का। डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना हम देखेंगे, ये क्या फिनोमेना होता है। टाइम फ्रैक्शन में पहले आपको बताती हूँ जल्दी से, एक तो टाइम हमारी क्लास का खत्म हो रहा है, जल्दी से इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं कि टाइम फ्रैक्शन बेसिकली क्या चीज़ होती है। टाइम फ्रैक्शन क्या होता है कि सपोज सनलाइट आ रही है और आपने एक बहुत बड़ी सी वॉल वहां पे बना दी है। जब आपने वॉल बना दी है तो सनलाइट कभी भी उसको क्रॉस नहीं कर सकेगी। सही है, नहीं कर सकेगी। क्यों नहीं कर सकेगी? क्योंकि जाहिर है एक बैरियर आ गया। लेकिन अगर आप उसी दीवार में एक होल कर देते हैं तो जो सनलाइट है वो उस होल से अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी, उसको एक ओपनिंग मिल जाएगी। ठीक है, और जिस ओपनिंग से वो सनलाइट अंदर आना शुरू होगी तो क्या होगा, वहां से जो वेव्स हैं, जो वेव सपोज
आ रही होंगी, जो आगे वेव्स आएंगी ना वो सेमी सर्किल की शेप बनाना शुरू कर देंगी। जैसे कि हमने आपको ये चीज मैंने यहाँ पर दिखाई है, ये देखें, ये देखें, ये सेमी सर्किल्स, ये देखें ये सेमी सर्किल्स बनना शुरू हो गए हैं वेव्स। यहाँ से ये वेव्स आ रही थी, ये वेव्स आ रही थी, समझे, ये बैरियर्स थे, सही है, ये बैरियर लगाए हुए थे। जैसे ही यहाँ से वेव अंदर आई है, क्या हुआ, यहाँ पे सेमी सर्किल के अंदर वेव्स बनना शुरू हो गई। ये देखें, ये सेमी सर्किल्स बने हुए हैं यहाँ पे, सही। ये इसको मैं ताकि आप लोगों को समझ आए, ये इसकी बन रही है ना, वो बनना स्टार्ट हो गई। किस तरह बनना स्टार्ट हो गई, जब उस ओपनिंग से वेव एंटर होंगी तो हमारे पास ये डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन की एग्जांपल देखें ना, तो उससे भी हमें ये बात और ज्यादा क्लियर हो। होपफुली ओके, कनेक्शन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मेरी आवाज बीच में चली गई थी। अगेन आई एम हेयर, डायफ्रैक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं। The bending or spreading of waves around the shape, edges or corners of obstacles or slits is called diffraction। यानी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी वो क्या था कि हमने कोई ऑब्स्टेकल्स लगा लिए थे, बैरियर्स लगा लिए थे, जब वहां से सनलाइट आई और उसने क्रॉस करना स्टार्ट किया तो उसने आगे क्या किया, अपनी शेप को चेंज किया और उसने सेमी सर्कल्स वेव्स के जनरेट करना शुरू कर दिए। तो ये प्रोसेस कहलाता है डायफ्रैक्शन का। अब इस डायफ्रैक्शन के प्रोसेस है, इस करेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो ऑब्स्टेकल्स को प्लेस कर देंगे, सही। When waves on the sea travel into harbor with a narrow entrance, they different semi, okay। हमने दो मेटल स्ट्रिप्स ले ली, तो ये दो मेटल स्ट्रिप्स ले लेंगे और हम क्या करेंगे, उनको हम प्लेस कर देंगे पानी के अंदर। जब पानी के अंदर प्लेस कर देंगे उनको, तो क्या होगा, हमने देखा कि जो प्लेन वेव्स आ रही थी वो सारी प्लेन वेव्स आते आते ओके, ओके सॉरी, मैंने आवाज बंद की थी, आवाज कटी नहीं थी बेसिकली। तो ये डायफ्रैक्शन के जो प्रोसेस है ये कैसे हो रहा है, हमने दो मेटल पीसीस को जो है वो यहाँ पर प्लेस कर दिया है। जो प्लेन वेव्स हमारी आ रही थी, जैसे ही उन्होंने इस ऑब्स्टेकल से क्रॉस किया तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक सेमी सर्कल का पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। ये जो सेमी सर्कल का पैटर्न जनरेट हुआ हमारे पास, ये क्या शो किया इसने, हमारे पास शो किया डायफ्रैक्शन के प्रोसेस को, यानी इसने डायफ्रैक्शन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया, सही। अच्छा, अब इसके अंदर आपकी बुक के अंदर ना इन्होंने एक और चीज बताई हुई है कि जो ऑब्स्टेकल की ओपनिंग है ना, हर वेव की कोई ना कोई वेवलेंथ होती है, सही है।
तो हमने जो ऑब्स्ट्रैकल की ओपनिंग रखनी है ना, ये हमने किस तरह रखनी है, हमने वेवलेंथ के इक्वल अगर रखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो सेमी सर्कल्स होंगे ना, अब मैं आपको ये बता दी हूँ कि ये ओपनिंग से क्या फर्क पड़ेगा, ओपनिंग के साइज से क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमें बहुत क्लियर जो है वो पैटर्न चाहिए सेमी सर्कल्स के, तो हम क्या करेंगे, हम जो उसकी ओपनिंग है ना स्लिट्स के दरमियान की, उसको हम वेवलेंथ के इक्वल रखेंगे। हर वेव की कोई ना कोई वेवलेंथ होती है, सही है। वेवलेंथ क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, सही है। यानी ये इस फॉर्म में, ये देखें, अगर हमारे पास ये वेव है, किधर गया ब्रश को, क्या ये देखें, ये अब एक मिस ऐसी वेव बन गई है जरा खतरनाक सी। ये देखें, इसकी जो दो क्रस्ट हैं, इन दो क्रस्ट के दरमियान का डिफरेंस या ये दो ट्रफ के दरमियान का जो डिफरेंस होती है वेवलेंथ कहलाती है। अगर इनके स्लिट्स के दरमियान की जो ओपनिंग है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वेवलेंथ के इक्वल है, तो क्या होगा कि जो हमारे पास सेमी सर्कल्स जनरेट होंगे वो बहुत क्लोज क्लोज होंगे और बहुत क्लियर हमें नजर आ रहे होंगे। और अगर इसी स्लिट को हम दूर ले जाएंगे ना एक दूसरे से, और हम इसकी जो ओपनिंग है वो वेवलेंथ से ज्यादा कर देंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो सेमी सर्कल्स जनरेट हो रहे होंगे ना, वो बहुत दूर दूर हो रहे होंगे, और वो इतने ज्यादा क्लियर भी सेमी सर्कल्स नहीं बन रहे होंगे। जैसे कि हमारी ये फिगर 10.17 है आपकी बुक में, उसमें ये दिखाया गया, तो उसमें इन्होंने यही बात बताई है कि जिस वक्त जो स्लिट की ओपनिंग है उसको हमने बढ़ा दिया, यानी एक दूसरे से जो ऑब्स्टेकल्स हैं और बैरियर्स हैं उनको दूर कर दिया, और उनकी जो ओपनिंग है वो ज्यादा हो गई है। सही होने से क्या हुआ है, उनकी जो ओपनिंग है वो किससे ज्यादा बड़ी हो गई है, वेवलेंथ से ज्यादा हो गई है। जब वेवलेंथ से ज्यादा हो गई है तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास सेमी सर्कल क्रिएट हो रहे हैं वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं, बहुत क्लियर क्रिएट नहीं हो रहे और वो दूर दूर क्रिएट हो रहे हैं। सही, यहाँ तक बात समझ आई। जी, यहाँ तक आपको बात क्लियर है, यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे ईमेल कर दें, मुझे कल की क्लास में क्वेश्चन पूछ लें। यहाँ पे हमने देखा कि रिपल टैंक में हमने तीनों करेक्टरिस्टिक्स वेव्स की देखी हैं जो इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। रिफ्लेक्शन को यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, रिपल टैंक के अंदर प्लेन वेव्स बन रही हैं, उसकी हमने कंस्ट्रक्शन देखी है। इसको बहुत थॉरली पढ़ लीजिएगा, स्लाइड्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इसकी जो डायग्राम्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा, ये बुक में आप देखेंगे आपको और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई बात समझ नहीं आई मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा है विविड स्मार्ट लर्निंग के साथ। वी वुड लव टू हैव योर फीडबैक फॉर आवर बेटरमेंट। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह कल कल और परसों तो हमारा ऑफ है, तो मंडे को इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी और आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, आपका ये टेस्ट जो अब हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करने हैं, जो अब आपका एंड होगा ना चैप्टर का, उस पर मैं एक क्विज भी रखूंगी। सेकंड में आपको अगेन बता दूं, मैं एमसीक्यूज अपलोड करती हूँ, टेस्ट आपके पास नोटिफिकेशंस आती होंगी, आप उनको अटेम्प्ट करें।
अकबर, मैं अगेन आपसे कह रही हूँ, आपने कल सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो मैंने लेक्चर अपलोड किया, आप उसको देख लें। अगर कुछ ना समझ में आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। तो जब अगर कोई प्रॉब्लम, वैसे इंशाल्लाह आप जब लेक्चर सुनेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसकी मैंने नोट वगैरह, उसका लेक्चर अपलोड हो चुका, अटेम्प्ट करें। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो लास्ट पे कुछ क्वेश्चन दिए थे, 4 कंडीशन दी थी जिनको आपको सोचना था। उसपे मैंने लिखा था थिंक अबाउट इट ना, तो आपको थिंक करना था कि अच्छा हार्मोनिक मोशन में आता है ये मोशंस के नहीं आते, सही। तो आपने देखना है उसका, मुझे प्लीज आंसर करें, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी। ठीक है, वो मैंने 4 कोई क्विज जो है वो बेसिकली आपकी बुक में ही वो दिए हुए थे। तो कभी कभार हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए था, मैंने इसलिए वो दिया। आप लोग जरा सोचें, अगर आपको उसका आंसर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी, सही। यहाँ तक कोई बात ना समझ में आई हो तो प्लीज़ वो आप पूछिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि अगर कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है तो हम कर सकें। कहीं कुछ समझाने का अंदाज नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ मुझे बताइए, एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं आप चैट बॉक्स में लिख दिया करें, सही। तो इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।